हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं वीएसआई स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन की सीरीज में जो एमसीक्यू बुकलेट है उसका वीडियो सॉल्यूशन, जो मॉक टेस्ट पेपर हैं चाहे वीएसआई के हों चाहे आईएसआई के हों उनका वीडियो सॉल्यूशन और आरटीपी और जो सही सेट्स है उनका वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। और इसके वीडियो सॉल्यूशंस हमारे यूट्यूब चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है उस पर आपको मिलेगा। और उसका जो पीडीएफ है, सोल्ड पीडीएफ है, वो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और उसका नोटिफिकेशन इन सब का आपको इंस्टाग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप ये तीनों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं तीनों के लिंक, आप तीनों को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हर सीरीज या हर जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल सके। और इसी सीरीज में आज हम आपको देने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट जो टैक्सेशन पेपर है उसके एमसीक्यू बुकलेट के सॉल्यूशन। आप ध्यान से देखें, उसका बेनिफिट लें। थैंक यू। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई थिंक सभी बहुत बढ़िया होंगे। अपन सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स के एमसीक्यू 15 एमसीक्यू पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब उससे आगे अपन यहां पर एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं और मैंने कहा कि ये आपके केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हैं जिनका कि अपन यहां पर स्टडी कर रहे हैं। और मैंने कहा कि केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू के अंदर आपके लिए सबसे मेन चीज है कि आपका यहां पर एग्जामिनर आपसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, यानी आपका एग्जामिनर जो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है उसके हिसाब से हम यहां पर एमसीक्यू बेस्ड स्टडी को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो 16 की अपन बात कर रहे हैं। DEFINC एक कंपनी, तो ये क्या है? एक तरह से इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ कंट्री ए। जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल टैक्स के अंदर पढ़ाया था कि डोमेस्टिक कंपनी यानी इंडियन कंपनी होगी तो इंडियन कंपनी के बारे में बताएगा, बाकी की वो कहता है कंपनी कंट्री ए की है, कंट्री वाई की है, एक्स की है। तो इसने कंट्री एक्स बोला यानी फॉरेन कंट्री हो गई, तो अपन बात करेंगे इसको फॉरेन कंपनी में कि ये आपके इनकॉर्पोरेटेड हुई है आपके इंडिया के बाहर कंट्री ए में, कंट्री ए के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती बता रहा है। इस एंगेज इन द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, इट हैज सेट अप ए ब्रांच। कहां पर बता रहा है? ऑफिस इन इंडिया। और जैसे ही इसकी ब्रांच ऑफिस इंडिया में बता रहा है यानी पीई, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको पढ़ाया था आपके डीटीआर चैप्टर के अंदर कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है कि यदि आपका ऑफिस है, फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, गोडाउन है, माइनिंग्स है, तो ऐसे केस के अंदर यदि आपके फॉरेन कंपनी का इंडिया में ऑफिस, फैक्ट्री, डिपो, वेयर हाउस, माइनिंग्स यदि दिखाई देती है तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में कंसिडर होगी। तो शॉर्ट में मैंने क्या लिख दिया? पीई। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 इट अर्न द फॉलोइंग इनकम इन इंडिया। और ये इनकम आपके इंडिया में वो अर्न करने के लिए बता रहा है, ये इनकम वो आपके इंडिया में अर्न करने के लिए बता रहा है। तो फी फॉर टेक्निकल सर्विस, जैसे अपन बात करते हैं, फी फॉर टेक्निकल सर्विस 75 लाख फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी इन परस्यूइंग ऑफ एग्रीमेंट मेड विथ इट एज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो एग्रीमेंट किया है वो आपके अप्रूव्ड किससे है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। किससे अप्रूव्ड बता रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। द टैक्स रेट ऑन सच इनकम अंडर द कंट्री ए टैक्स ट्रीटी इज 10% ऑफ द ग्रोस इनकम। किसका बता रहा है? 10% ऑफ द ग्रोस इनकम। द फी फॉर टेक्निकल सर्विस, जैसे अपन बात करते हैं फ्री फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए स्पेशल रेट अपन बात करें तो यहां पर 10% की रहेगी। इज नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड विद द ब्रांच इन इंडिया। देन सेकेंड आपकी बात कर रहा है DEFINC इनकर एक्सपेंसेज 3 लाख इन अर्निंग सच इनकम फ्रॉम फी फॉर टेक्निकल सर्विस। देखो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के अंदर जब अपन कंसेशनल रेट 115 ए के अंदर अपन कंसिडर करते हैं तो इसमें आपके एक्सपेंसेस का डिडक्शन या बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, तो इसका कोई रोल नहीं होगा। सेल्स ऑफ द शेयर्स ऑफ बोटल प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी फॉर रुपीज 2 करोड़ 60 lakhs में। अदर इनकम आपके आ रही है 10 लाख। अदर इनकम आपके आ रही है 10 लाख। ऑल द अबव इनकम हैव बीन क्रेडिटेड to the statement of the profit and loss account of the company.
DEF INC has made an investment of 100% equity शेयर्स कैपिटल ऑफ द बोटल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर उसने 100% कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बताया गया है। परचेज फॉर ₹1,75,00,000 ऑन 5th of November 2004. The said shares were purchased out of the foreign exchange of $350 lakhs brought from outside India. From the information given above, choose the most appropriate answer. जैसे अपन बात करते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आपको सेलेक्ट करके आपको बताना है कौन सा आपके आंसर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो डियर सबसे पहले अपन बात करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 जेबी यानी मैट। 115 जेबी किसका है? मैट का है, जिसमें अपन क्या फाइंड आउट करते हैं? बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट यानी मैट कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे? बुक प्रॉफिट, और उससे मैट कैलकुलेट करेंगे। स्टेट विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इज करेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए करेक्ट है। तो अपन देखो इसमें सिंपली मैं आपके बताता हूं कि कौन सा करेक्ट है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 जेबी आर अट्रैक्ट इन द हैंड ऑफ द DEF NIC सिंस द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री विच इंडिया हैज ए DTAA, यानी इंडिया के साथ उसका DTAA है। मैंने आपको बताया था DTAA, और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट उसका ब्रांच ऑफिस से क्या है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन टर्म ऑफ सच एग्रीमेंट आपके दिखाई दे रहा है। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आपके दिखाई दे रहा है, तो वो हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बताता है। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो अपने फर्स्ट अपने कंप्लीट हो गया, आगे आते हैं सेकंड पे। व्हाट इज द रेट ऑफ विच फी for technical service, fee for technical service received by DEF INC charge the tax in India। देखो मैंने कहा कि जब यहां पर ये रेट आपके स्पेशल आप फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की बात करते हैं तो मैंने कहा रेट यूज करेंगे 10%, और आपकी टेक्निकल फी कितनी चार्ज हुई है? 75 लाख, तो 75 लाख के ऊपर रेट चार्ज होगी। और इसके ऊपर मैंने देखो साफ लिख रखा है कि ना तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, ना ही डियर इसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। इस रेट के ऊपर आपको पता है 115 एक के अंदर जो रेट दी गई हैं इनके ऊपर ना तो आपके क्या लगता है यहां पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ना ही सरचार्ज आपके लगता है। देखो मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है आपके स्टार्टिंग में जैसे अपने पढ़ा था। तो ये 15 फी फॉर टेक्निकल सर्विस 75 लाख आ रहा है, तो इसमें से कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं देना। और 115 ए के अंदर ये रेट आपको क्या दे दी गई है? 10% इस केस के अंदर आपके बताता है। तो अपन ये बात कर रहे हैं 115 ए के अंदर, और द रेट ऑफ 10% है, लेकिन कित पे लगेगा? फी फॉर टेक्निकल सर्विस, जो कि अमाउंट है 75 लाख के ऊपर। आगे आते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द शेयर्स इन बोटल प्राइवेट लिमिटेड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब देखो ये बोटल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो टैक्स आ रहा है वो आपकी कौन सा हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और इस पे लॉन्ग टर्म पे आपके टैक्स का रेट है। यदि आप इंडेक्स यूज नहीं करोगे, इंडेक्स यूज नहीं करोगे तो आपका टैक्स रेट होता है 10%, और यदि डियर मैं इंडेक्स का यूज करता हूं तो रेट हो जाती है 20%। तो इसने कहा कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% विदाउट बेनिफिट ऑफ द इंडेक्सेशन ऑफ द फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। यानी मैं इंडेक्स का बेनिफिट नहीं दूंगा, तो मुझे रेट कौन सी यूज करनी है? 10% आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये इस केस में आपको पता है, इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज्यादा है। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Assuming that the rate specified DTAA are the same provided under this act, तो अपन बात करते हैं both capital gain and fee for technical service have to be reduced while computing the book profit of DEF INC for levy of the minimum alternation tax, यानी मैट की कैलकुलेशन जब से अपन कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए उसका बोथ कैपिटल गेन और फी फॉर टेक्निकल सर्विस, क्योंकि ये दोनों कंसेशनल रेट से लग रही है आपके, इस पे भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी टैक्स का रेट क्या है? 10%, और फी फॉर टेक्निकल सर्विस इस पे भी रेट क्या लग रही है? 10%।
तो ये स्पेशल रेट में जा रही हैं। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर इनको जब मैट की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें क्या करना होगा, आपको रिड्यूस करने के लिए बताता है। रिड्यूस विल कंप्यूटिंग ऑफ द बुक प्रॉफिट, ये मैंने मैट के अंदर आपको क्वेश्चंस में कराए हुए हैं, मैट की कैलकुलेशन के क्वेश्चंस में आपको डियर करा रखे हैं। आ जाइएगा 17, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। विलनेस प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, कैसी कंपनी है, इंडियन कंपनी, incorporated on 1st of April 2020, offer multidisciplinary market service in the print and digital media to the Indian business to carrying out its business. क्या कर रही है, carrying out on its business. The company has engaged in the local advertisement specialist in the field of the print and digital media. This specified attend to the client of the company by doing requirement of consultancy execution and also perform analysis of the result depending upon the service request of the client. Whether the print and digital mode specialization perform relevant task, the specialization employ their individual and skill and exercise descriptions judgment will perform the duty. The policy of the company regarding the working hours, annual leave applicable to the staff do not apply to the specialization. This remuneration of the specialization varies every month depending upon of the type of the service, seniority or specialty skill involved, etc. ड्यूरिंग द ईयर 2020-21, यहां से स्टार्ट हो रहा है, विलनेस प्राइवेट लिमिटेड रिकॉर्ड ए टर्नओवर ऑफ 1.10 CR, यानी उसका टर्नओवर अपन बात करें 1.1 CR की बात कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पायर्ड बाय द गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया, जैसे अपन डिजिटल इंडिया चला रहे हैं प्रोग्राम। द कंपनी प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स फैसिलिटी टू कस्टमर एंड मोस्ट ऑफ द बिल अमाउंट वाज कलेक्टेड थॉट द डिजिटल नेम। देखो डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 44AB के अंदर आपके टैक्स ऑडिट करने की लिमिट क्या होती है, जैसे ही टर्नओवर आपका एक्सीड होता है 1 करोड़ तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करानी होती है 44AB में। लेकिन यहां पर डिजिटल मीडिया को, प्लेटफॉर्म को आपको क्या कर रहा है, वो बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा था कि यदि आपके टोटल रिसिप्ट अप टू 5% है, अप टू 5 यानी लेस देन 5% है, तो ऐसे केस के अंदर आपका 95% और मोर आपका किस में आता है, डिजिटल पेमेंट आता है, ई पेमेंट से आ जाता है। तो ऐसे केस के अंदर वहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट 5 करोड़ के लिए लिमिट बढ़ जाती है। लेकिन साथ ही साथ पेमेंट भी जो आप कर रहे हो 95% और मोर आपका पेमेंट किससे होना चाहिए, सर अकाउंट पे चाहे डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, ECS यानी डिजिटल मोड के थ्रू होता हुआ दिखाई देना चाहिए, कैश में 5% से कम होना चाहिए। तो यहां इसने कहा गया कि जो कस्टमर से अमाउंट आपको मिला है वो सारा सारा ऑनलाइन ही मिला है, डिजिटल मोड से मिला है। बिल नंबर 15 डेटेड ऑन 26 of June 2020, 5,50,000। कस्टमर एक्सपेड अमाउंट इन कैश टू द कंपनी ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट ऑन द डिफरेंट डेट 150, 750, 175 और 150। तो ये डिफरेंट मोड में आपको पेमेंट मिला है, लेकिन मैंने आपको बताया 269 ST, जिसके अंदर मैंने कहा कि चाहे से आप लमसम अमाउंट एक साथ सिंगल पेमेंट में रिसीव करो या लमसम अमाउंट आपके एक साथ मिल रहा है या एग्रीगेट अमाउंट आपको एक साथ मिल रहा है, तो डियर ऐसे केस के अंदर यहां पर उस एग्रीगेट अमाउंट का टोटल 2 लाख से एक्सेड नहीं होना चाहिए, 2 लाख और मोर है तो वहां 269 ST की पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज हो जाएगी, जो कि इक्वल अमाउंट ऑफ द कैश जितना आपने लिया है वो आ जाएगा। तो यहां पर 550 बता रहा है, आपने टुकड़ों में पेमेंट लिया है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एग्रीगेट हो जाएगा 150, 75,000, 1,75,000 और 150, तो एग्रीगेट आपके हो जाएगा। तो मैं 44AB के लिए लिमिट की बात करूं तो इसके लिए ये कहता है कैश रिसिप्ट हुआ 550 डिवाइड बाय 110 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 5% के अंदर है तो एलिजिबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पेमेंट्स की। तो डिटेल ऑफ द पेमेंट मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द 2021 आर एस अंडर। देखो आपके रेमुनेशन टू द स्पेशलाइज्ड,
स्पेशलिस्ट को पेमेंट किया है तो ये 194J का आएगा पार्ट, क्योंकि प्रोफेशन के अंदर दिखाई देता है। स्पेशलिस्ट है, टेक्निकल सर्विसेज है 194J में, और नेट बैंकिंग से पेमेंट किया 35 लाख का। कितना किया? 35 लाख का। सैलरी टू स्टाफ, HR, जूनियर, कोऑर्डिनेटर, ईच पर्सन हैज द टोटल इनकम मोर देन 5 लाख है, 5 लाख से ज्यादा इनकम है, और ऑनलाइन पेमेंट किया नेट बैंकिंग से 20 लाख का। TDS की रिक्वायरमेंट इस पे भी दिखाई देगी, क्योंकि सबकी सैलरी आपके 5 लाख से ज्यादा बता रहा है। वेजेस टू 1 सिक्योरिटी गार्ड, 2 हाउसकीपिंग, वेजेस ऑफ 15,000 पर मंथ ईच। कैश दे दिया तो वैसे भी आपके डिसअलाउड होना है, कैश दे दिया 10,000 से वैसे भी डिसअलाउड होना है, 540। कंप्यूटर परचेज ऑन 15th of May 2020 एंड पुट टू यूज फ्रॉम 15th of October 2020। ये इसके अंदर बताया, तो ये दिस था इंपॉर्टेंट, पुट टू यूज 15th of October 2020 की डेट आपके बता रहा है पुट टू यूज, तो अपने 15 अक्टूबर से अपन डेट बात करेंगे, तो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, तो हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इस केस में ये बता रहा है इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 ऑन लोन अवेल ऑन 15th of April 2020 फ्रॉम द SBI फॉर परचेज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को परचेज करने के लिए लोन लिया है, और इसका अकाउंट पे चेक से पेमेंट किया 34,500। तो डियर, इस इंटरेस्ट को आपको प्री और पोस्ट में बांटना होगा, प्री और पोस्ट। प्री को तो कैपिटलाइज करना होगा पोस्ट में, आपको पढ़ा रखा है मैंने, और पोस्ट को रेवेन्यू मानना होगा। कहां तक? तो ये आपको बाइफर्केशन करना होगा। जब आपने इसका पुट टू यूज लेना स्टार्ट कर दिया, कंप्यूटर का पुट टू यूज लेना स्टार्ट कर दिया, वहां से तो किस में जाएगा? आपके P&L में जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। लेकिन डेट ऑफ बोरोइंग से लेकर अप टू पुट टू यूज तक की अपन बात करें तो वो आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसको आपको कैपिटलाइज करने की रिक्वायरमेंट बता देगा। तो ये आपको यहां पर बाइफर्केट करना होगा। अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ईच एक्सपेंसेस लेस देन 8,000, 8,000 से कम है तो 10,000 से, सॉरी 8,000 10,000 से कम है तो सेकंड 40A3 अट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये कोई इशू नहीं है, 70,000 पे परमिटेबल हो जाएगा। एडवांस गिवन, दिस द एडवांस, तो ये कोई आपके सप्लायर्स स्पेस तो नॉट एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा, चाहे वो कैश में हो तो भी P&L में नहीं जा रहा, और एडवांस आपके है तो इसे P&L में तो अपन शिफ्ट नहीं करे, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। अब मैं यहां पर देखता हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर मेरे कितने हो गए, 66 करोड़ 58 लाख 45,000, 6 करोड़ 58 लाख 45,000। और इसके अंदर मैं यहां पर देखता हूं कि कितना परसेंटेज आपके कैश में आ रहा है, कितना कैश में आ रहा है। तो कैश की एंट्री है तो 540, ये लिख दिया कैश पेमेंट 540। एक आ रहा है फिर कैश में 70,000, और एक आ रहा है 90,000, तो टोटल कैश पेमेंट हो गया 7 लाख हो गया सर। 7 लाख डिवाइड बाय 6 करोड़ 58 लाख 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस 11 पॉइंट समथिंग, तो 5% से ज्यादा हो गया। तो ऐसे केस में आपको यहां पर ऑडिट कराने के लिए रिक्वायरमेंट 1 करोड़ पे आ जाएगी। आपको जो 5 करोड़ का जो बेनिफिट है वो आप ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर पेमेंट आपके 5% से ज्यादा कैश में आपने कर दिए, जो कि 5% से कम होनी थी, कम होनी थी, जो 5% से ज्यादा हो गई। तो ऑडिट आपको 1 करोड़ पे ही करानी होगी। ये चीज आपके इसमें क्लियरली आपके मेंशन होके आपके आ गई है। आगे डियर स्टार्ट करते हैं। द कंपनी कुड रिक्रूट ए क्वालिफाइड फाइनेंस एंड अकाउंट प्रोफेशनल्स ओनली 21st of March 2021. पोस्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट, necessary income tax and statutory compliance were under and default with respect of the non-deduction of tax and expenses from April 2020 to March 2021 was correct in the month of April 2021. The company withheld tax on the expenses liable to without roll tax paid on such tax of the credit of the government in the same month. Being the first year the operation, all the transactions of the company are with the Indian resident party. Indian resident parties. The company has choose the following mercantile system of the accounting for the tax purpose. तो ये आपके टैक्स पर्पज से मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को अपन बात करते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की अपन बात करते हैं।
इज विलनेस प्राइवेट लिमिटेड required to get its books of account audited under section 44 AB 421-22 तो अब इस केस में मैंने कहा ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, जैसे उसने मैंने कहा 5% से कम कैश में पेमेंट करना था, कम कैश में रिसीव करना था, तो रिसीव तो चलो ठीक है, लेकिन जो पेमेंट हुआ वो 5% से ज्यादा कर दिया, तो इसके लिए सर ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 1 करोड़। तो यस, सिंस द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज मोर देन 1 करोड़, तो वहां पर गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 1 आपके 44 AB इस केस में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो 44 AB की लिमिट यहां पर 1 करोड़ ही दिखाई देगी। ये चीज अपने क्लियर हो गई। तो पहला तो ये क्लियर हो गया। दूसरा मैं कैश की बात करता हूं। यस, कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एक्सीडिंग 5% ऑफ द एग्रीगेट पेमेंट, जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट करके बता दिया था कि जो अपने आ रहा था 7 लाख डिवाइड बाय 6 करोड़ समथिंग अपन कर रहे थे, तो आ जाएगा। तो यस, ड्यू टू द रीजन ऑफ स्टेट 2nd and 5 और अबव, ये अपन कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ये आपके आंसर सही है, बाकी के आपके गलत हैं, तो आप उनको देखोगे तो जस्टिफाई आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, करेक्ट पे ही आपको टाइम खर्च करना है, अदरवाइज आपको टाइम काफी लग जाएगा। तो फटाफट आप देखोगे तो जो आपके सॉल्यूशंस में मिल रहा है वो आपके मैंने जस्टिफाई कर दिया किस तरह से आपके करेक्ट आंसर रहेगा जी। अब आते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसअलाउड फॉर द नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स इट सोर्स विल कंप्यूटिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑन गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखो मैंने कहा कि तो अपन ने स्पेशलाइज्ड पर्सन को 35 लाख का पेमेंट दिया रेम्युनरेशन का, जो कि 194J के अंदर उस पर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था। एक एम्प्लॉय को रेम्युनरेशन या सैलरी पे किया गया है जो कि आपके 5 लाख से ज्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं, टोटल इनकम आ रही है, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना था, और यहाँ कोई टीडीएस का कंसेप्ट इसने बताया नहीं गया है। बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट हो रही है, तो ये खर्चा आप क्या हो जाएगा, डिसअलाउड होगा। और मैंने कहा रेजिडेंट को पेमेंट किया है, तो अपन डिसअलाउड कितना करेंगे 40A1A के अंदर 30%, तो सर 30% आ जाएगा 16,50,000, 16,50,000, 55 लाख का मैं कैलकुलेट कर लूँ, 35 लाख रेम्युनरेशन और 20 लाख सैलरी का, तो उसमें मेरा खर्चा कितना डिसअलाउड होगा 16,50,000, जो कि 30% है, क्योंकि रेजिडेंट को पेमेंट है। पेमेंट किसको है, रेजिडेंट को। ये इस केस में आपके बता रहा है। अब आते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन disallowed under section 32(1) of the 2021 on compute the purchase on computers purchase। यदि कंप्यूटर्स जो परचेज किए गए हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा। तो डियर जो अपन ने कंप्यूटर्स परचेज किए, जो अपन ने कंप्यूटर परचेज किए गए हैं उन पे डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा। तो डियर इस केस में मैं बात करता हूँ, कॉस्ट आपके कंप्यूटर की क्या थी 3,50,000। अब इन कंप्यूटर्स को परचेज करने के लिए मैंने लोन बोरो किया। अब लोन बोरो किया गया तो मैंने कहा फर्स्ट पुट टू यूज, पहला यूज लेने तक का जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको हमें क्या करना होता है, बुक्स में कैपिटलाइज करना होता है, उसको हमें क्या करना होता है, बुक्स में कैपिटलाइज करना होता है। तो मैं बुक्स में कैपिटलाइज कर दूं, तो यहां पर मैं बात करूं आपके जो इंटरेस्ट था 34,500, बुक्स में कितना दे रखा है 34,500 का इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो जब हमने लोन बोरो किया था अप टू पुट टू यूज, कहां से 15 अप्रैल 2020, आप देखिएगा डेट 15 अप्रैल 2020 टू 14 अक्टूबर 2020, यहां तक मैंने इसको यूज नहीं किया, तो वहां तक का आपके कैपिटलाइज कर दूं तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा इंटरेस्ट कितने दिनों का सर 183 डेज का। 183 डेज डिवाइड बाय 351 डेज। 351 डेज कैसे है कि आपके जब से बैंक से लोन लिया गया है 14 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च तक का कैलकुलेशन है 351 डेज। उसमें से 183 डेज आपको कैपिटलाइज करना होगा, और उससे आगे के डेज कहां से 15 अक्टूबर से 31 मार्च 2021 तक के डेज आपके आ रहे हैं, उनको आपको कैपिटलाइज करना होगा, उनको आपको यहां पर कैपिटलाइज करने के लिए बताता है। तो यहां पर अपन बात करते हैं एड प्री इंटरेस्ट अप टू पुट टू यूज, आपके यहां पर ये आ गया प्री, यानी फर्स्ट पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट कोस्ट का पार्ट बन जाता है, आपको पढ़ा रखा है मैंने, कोस्ट में ऐड कर दो, और जो उसके बाद का इंटरेस्ट है वो पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, वो पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। तो यहां पर जो इंटरेस्ट आ गया ये आपके आ गया 17,987, और इसको मैंने जोड़ लिया
तो ये डियर आपका इंटरेस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3,67,987, 3,67,987। इस पे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर तो कंप्यूटर पे रेट क्या होती है 40%, कंप्यूटर पे रेट क्या होती है 40%, लेकिन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज आपका हुआ है, तो ऐसे केस में ये डेप्रिसिएशन रेट क्या हो जाएगा हाफ, इट्स मींस 20% मैं चार्ज करूं तो ये जगह 73,597, लेकिन इसको राउंड ऑफ कर दिया हूं तो ये हो जाएगा 73,600। तो ये आपका आंसर आ गया 73,600 कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन। जो कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन मैंने लगाया 350 प्लस जो इसको परचेज करने तक फर्स्ट पुट टू यूज जो आपने इंटरेस्ट पे किया है वो भी इसका कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, कैपिटलाइज आपको करना रहेगा। चलिए जाके करेक्ट। व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ विलनेस प्राइवेट लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। अब देखो टोटल इनकम की बात कर रहा है विलनेस प्राइवेट लिमिटेड की, टोटल इनकम क्या दिखाई देगी, तो अपन बात करते हैं कि टर्नओवर कितना है 110 लाख। देखो 110 लाख, इसमें से मैं खर्चे लेस कर दूं तो सबसे पहले रेमुनेशन दिखा रखा है आप स्टेटमेंट में देखो 35 लाख का, फिर सैलरी दिखा रखा है 20 लाख की, वो मैंने लेस कर दी। इसके बाद डेप्रिसिएशन आपको परमिटेबल होगा 32 के अंदर, जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया, अभी कैलकुलेट किया अपन ने वर्किंग नोट में, ये लेस कर दो, कैलकुलेट हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो रेवेन्यू नेचर का है पोस्ट बाद वाला, वो कितना हुआ था 16,513 का अमाउंट इस केस में दिखाई दे रहा है, तो ये पोस्ट इंटरेस्ट इसमें से लेस कर देंगे। और फिर इसके बाद अदर एडमिनिस्ट्रेशन आपके आ गया 70,000। तो डियर ये मैंने आपके लेस किया, लेकिन साथ ही साथ मैंने कहा इन दोनों एक्सपेंडिचर पे टीडीएस की भी रिक्वायरमेंट है, टीडीएस की रिक्वायरमेंट है, और मैंने इनका बिना टीडीएस डिडक्ट किए पेमेंट किया, तो 30% मुझे डिसअलाउड करना है, टीडीएस नॉट डिडक्टिबल, तो 30% डिसअलाउड करना होगा। 30% हुआ 16,50,000, यानी 55 लाख का 30% 16,50,000, तो ये ऐड बैक कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है यहां पर 69,89,900। ये राउंड ऑफ कर लिया तो 900 तक आ जाएगा, तो 69,89,900 ये राउंड ऑफ अपन करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा फ्रैक्शंस का आपके आ रहा है, तो फ्रैक्शंस को मैंने कहा था कि आपके माइनर फ्रैक्शंस को इग्नोर करके अपन राउंड ऑफ कर लेते हैं 288 बी में, तो टैक्स को 288 में इनकम को, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा अंडर सेक्शन 288 ए में, ये ए में जाएगा। आगे आते हैं जी, इन एनी पेनल्टी, यस पेनल्टी लगेगी, कैश में लिया है, इम्पोज ऑन द कंपनी फॉर कैश रिसिप्ट फ्रॉम कंपनी कस्टमर एक्स, इफ यस हाउ मच, तो कितना अमाउंट की लगेगी। तो इस केस में कहता है कि आपकी ये पेनल्टी 269 ST की लग जाएगी, आपके इक्वल अमाउंट ऑफ द कैश। यदि आपने चाहे वो एग्रीगेट में लिया हो, जैसे अपने एग्रीगेट लिया हो, या सिंगल पेमेंट आपने 2 लाख और अबव आपने किया है, 2 लाख और अबव आपने किया है, तो ऐसे पर्सन, एनी पर्सन टू रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और अबव इन कैश, किसी भी आपके एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे और ए सिंगल ट्रांजैक्शंस के साथ आपने किया गया है, तो ऐसे केस के अंदर वहां पर ये पेनल्टी का अमाउंट आपके चार्ज हो जाएगा, जो कि कितना होगा इक्वल अमाउंट। तो यहां पर 550 का अमाउंट हमने लिया है, तो 550 इक्वल अमाउंट की आपके पेनल्टी इस पे चार्ज हो जाएगी। करेक्ट जी। अब आते हैं 18, नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे मैं आता हूं। बीटा लिमिटेड एक कंपनी एंगेज इन द बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस, किसमें आ गया बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में, साइंटिफिक रिसर्च वाला हो गया, बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस, हैज डिस्क्लोज ए नेट प्रॉफिट ₹33 लाख, और कितना डिस्क्लोज करा अपना प्रॉफिट 33 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। तो अपन बात करते हैं डेप्रिसिएशन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 15,20,000, कोई इशू नहीं है। इंटरेस्ट पेड इन डॉलर टू एक्स INC ए फॉरेन कंपनी विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स इट सोर्स 1,50,000, बिना टीडीएस काटे किया है तो पूरा डिसअलाउड है। नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है, फॉरेन कंपनी है, बिना टीडीएस काटे किया है, पूरा डिसअलाउड है, पूरा का पूरा डिसअलाउड है, ये डिसअलाउड है, फुल डिसअलाउड, क्योंकि नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी।
हाँ जी, विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स 1,50,000। सर टैक्स वाज हाउएवर डिडक्टेड ऑन 10th of April 2020, अगले साल डिडक्ट किया है, 10th of April 2020 आपके डिडक्ट किया है, एंड रेमिटेड टू द 7th of May 2020, इस साल डिडक्ट किया और आपने पेमेंट किया 7th of May, तो रिटर्न फाइल करने से पहले जमा करा दिया तो फिर वो आपके अलाउड हो जाएगा। तो पेड बिफोर द रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1). एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च इक्विपमेंट्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, परचेस 2,20,000 एंड रेम्युनरेशन पेड टू साइंटिफिक 80,000, तो ये तो आपके अलाउड हो जाएगा, 3 लाख का 100% आपके अलाउड हो जाएगा। और इसने डेबिट कर रखा है, तो यानी आपने ऑलरेडी डेबिट कर रखा है, तो कोई एडजस्टमेंट अब आपको करने की जरूरत नहीं है कि आप इनका 100% डिडक्शन दो, उसने ऑलरेडी P&L में डेबिट करने के लिए बताना है। अब आ रहा है रेम्युनरेशन पेड टू द साइंटिफिक रिसर्च हो गया, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी टू द साइंटिफिक रिसर्च ₹5 लाख, तो उसका भी सेक्शन 35(2) के अंदर 100% डिडक्शन आपके मिल जाता है, तो इसने ऑलरेडी डेबिट कर रखा है, तो ये 5 लाख ऑलरेडी डिडक्ट है जी। अब आते हैं थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन, द कंपनी परचेज न्यू प्लांट, कंपनी ने क्या परचेज किया है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹40 लाख, कितने में परचेज किया है, 40 लाख, 40 लाख में, on the 2nd of September 2020 and put the same use on 1st of November, यानी less than 180 days आपने put to use 180 दिन से कम किया, तो ये इस केस में बता रहा है 40 लाख का प्लांट एंड मशीन परचेज किया। फॉर दिस पर्पज द बोरो ₹30 लाख, और इसको परचेज करने के लिए 30 लाख उसने क्या किया, लॉन बोरो किया, 30 लाख लॉन बोरो किया ऑन 1st of September 2020 एंड पेड इंटरेस्ट 10% per annum। The company also purchased a motor car for the 7 lakh 2nd of October 2019, पिछले साल परचेज किए 2nd of October 2019 को उसने परचेज की गई है। तो ऐसे केस में पिछले साल मैंने कहा नया एक मोटर कार के लिए बेनिफिट आया था कि वहां पर जो मोटर कार है उस पर डेप्रिसिएशन रेट 15 है, तो वो अगस्त 23 के बाद परचेज की गई है और उसका पुट टू यूज 31 मार्च 2020 तक आप कर लेते हो, तो वहां मोटर कार पे डेप्रिसिएशन 15 की जगह कितना लग जाएगा, 30%, सर 30%, तो इस पे 30% रेट इस पे कंसीडर करना होगा, ये इस चीज को बताता है। तो यहां पर इसने कहा गया and the company also purchased a motor car of ₹7 lakh on 2nd of October 2019 which was put to use on the same date, और put to use same date में कर लिया। Return down value of the plant and machinery 15% on 1st of April 2020 95 लाख, यानी ओपनिंग बैलेंस तो कितना हो जाएगा इसका 95 लाख, ओपनिंग बैलेंस हो गया 95 लाख। इसके साथ साथ इसमें एडिशन हुआ है 40 लाख का, ये 40 लाख का एडिशन हुआ, नहीं 40 लाख का एडिशन करने के लिए इसने क्या किया, यहां पर 30 लाख का लोन बोरो किया है, 30 लाख का लोन बोरो किया, उसके ऊपर 30 लाख पे 10% इंटरेस्ट पे करा है, तो जब तक पुट टू यूज नहीं किया वहां तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। तो आपके कितने महीने यहां पर इसने यूज किया है, पुट टू यूज किया है आपके यहां पर इसने कहा 1st of November को, तो आपके सितंबर और अक्टूबर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना होगा। आपको 2 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या करना होगा, सर कैपिटलाइज करना होगा, बुक्स में ऐड करना होगा, तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट में कैपिटलाइज कर दे तो 40 लाख प्लस 50,000, तो ये हो जाएगा 40 लाख 50,000, और 40 लाख 50,000 आ जाएगा, तो इस पे मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा 15%, तो ओपनिंग बैलेंस का 15% आ गया 1 करोड़ 14,25,000, और इसके बाद 40,50,000 का 15%, लेकिन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो हाफ चार्ज कर लिया मेरा, ये आ जाएगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन दिस प्लस दिस वन, ये आपका जाएगा 17,28,750 प्लस करना होगा इसके अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है, तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज कर रहा है उस पर एडिशनल भी हम दे जाएंगे, तो 40,50,000 पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मुझे 20% मिलेगा, लेकिन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो हाफ आपको यूज करना होगा, कितना करना होगा, हाफ यूज करना होगा, तो डिवाइड आ जाएगा 40,000 4,05,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपके हो जाएगा प्लांट एंड मशीन पे मैं बात करूं तो 21,33,750, 21,33,750
33,750 का डेप्रिशन इस केस में आपके यहाँ पर बताता है। 21,33,750 का डेप्रिशन इस केस में आपके यहाँ पर बताता है। तो ये डियर इस केस के अंदर आपका क्राइटेरिया बता रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं मोटर कार। मोटर कार आपने पिछले साल ही परचेज कर ली थी और पिछले साल मैंने कहा न्यू आपके डेप्रिशन का बेनिफिट आया था 30% आपके लग जाएगा। तो यहां पर जो 7 लाख है इस पे मैं 15 की जगह रेट का यूज करूंगा 30%, क्योंकि एक स्पेसिफाइड डेट में परचेज किया। तो ये 30% डेप्रिशन लगाया तो 7 लाख का 30% 2,10,000 और ये लेस करने के बाद का 4,90,000 WDV इस साल की WDV हो गई। और इस WDV पे फिर 30% डेप्रिशन लगा दूंगा तो यह जगह 1,47,000 का डेप्रिशन इस केस में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब आते हैं व्हाट वुड बी द डेप्रिशन अलाउेबल अंडर सेक्शन 32 इन रेस्पेक्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15% और मोटर कार फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। Assuming motor car is the only assets in the block, तो देखो कितना आएगा। तो ये मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर लिया 21,33,750 ये तो प्लांट एंड मशीनरी का आ गया। और उसके बाद मोटर कार का आया था 1,47,000। तो ये मेरा करेक्ट आंसर सामने आपके दिखाई दे रहा है, जो कि अपन ने जस्ट कैलकुलेट किया और वो ही इसने रिक्वायर्ड कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डिसअलाउड if any attract for the non-deduction of tax at source on interest paid on ex-INC during the 2021। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर मैंने कहा नॉन डिडक्ट एट सोर्स, तो 150 का था। तो ये कह रहा है कि क्वांटम ऑफ द डिसअलाउड इफ एनी अट्रैक्ट फॉर द नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, तो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया तो 100% मैंने आपको बताया था डिसअलाउड हो जाएगा। तो 1,50,000 आपका इसमें आंसर आ जाता है। अब इसके बाद आता है व्हाट वुड बी द डिडक्शन अलाउंस अंडर सेक्शन 35 इफ द कंपनी ऑप्ट फॉर द स्पेशल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BA। अब 115 BAA आप लेते हो तो इस केस में आपको काफी बेनिफिट एक्सक्लूड करने होते हैं, लेकिन साइंटिफिक के ये बेनिफिट तो आपको मिल जाएंगे। एक तो सेक्शन 35(1) और 35(1)(4, तो आपको डिडक्शन कितने की मिल जाएगी। सेक्शन 35 के अंदर 3 लाख का आपको डिडक्शन इस केस में परमिटेबल होता हुआ दिखाई दे जाएगा, यानी 3 लाख का तो मिल जाएगा। लेकिन नेशनल लेबोरेटरी वाला है ना, वो डिसअलाउड कर रखा है। आप देखना जब आप ये ऑप्शन न्यू ऑप्शन को ऑप्ट करते हो तो 35(2) का बेनिफिट देने के लिए उसने डिनाइन कर दिया गया है, तो वो नहीं देना। बाकी का ये आपको परमिटेबल हो जाएगा, इसके लिए मना नहीं किया है। चले जी, यस। What would be the income under the head profit and gain of the business and profession of the Beta Limited if the assessment year 21-22 if the company does not opt the special provision under section 30 आपके 115 BAA ऑप्ट नहीं कर रही है। तो इस केस में अपन बात करें, आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 35 लाख, कितना आ रहा है 35 लाख। इसके साथ ये अपन इनकम को इसमें ऐड करते हैं 15.2 लाख जैसे अपन ने बात किया, एंड 1.5 लाख जो कि आपके TDS नहीं डिडक्ट करने के लिए डिसअलाउड हुआ था, जो कि अभी मैंने आपको बताया था ना, TDS डिडक्ट नहीं किया तो ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा, तो डिसअलाउड कर दिया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं दिस वन, आपके ये मैंने कहा लेस होगा, खर्चा आपके वहाँ है, डेप्रिशन है, अभी कैलकुलेट किया था, ये भी डेप्रिशन है, अभी मैंने कैलकुलेट किया है, और ये आपके यहाँ पर परमिटेबल इसको करने के लिए बता रहा है। ये आपको परमिटेबल करने के लिए इस केस में आपको बता रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, जो कि आपके 1 नवंबर से 1 नवंबर 2022 31 मार्च 2021, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 मंथ्स का इंटरेस्ट आपके अलाउड हो जाएगा। पोस्ट इंटरेस्ट है, पोस्ट रेवेन्यू ट्रीट होगा। और सितंबर और अक्टूबर का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दिया था, ये आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेवेन्यू कंसीडर कर लिया जाएगा। तो यहां पर ये रेवेन्यू कंसीडर होते हुए P&L में ट्रांसफर करना होगा। जैसे डियर्स को रेवेन्यू कंसीडर किया मैंने, रेवेन्यू कंसीडर किया तो इसको मुझे किस में ट्रांसफर करना होगा, सर इसको मुझे P&L में ट्रांसफर करना होगा। और जैसे मैं इसे P&L में ट्रांसफर करता हूं तो यहां पर
मेरी इनकम दिखाई देगी 25,64,250। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 25,64,250। इस केस के अंदर मेरी इनकम यहां पर कंसीडर होने के लिए बताता है। आई थिंक ये भी आपको इसी वे में क्लियर हो गया। अब अपन बात करेंगे यदि ये ऑप्शन 115 बी ए ऑप्ट कर लेता है तो फिर जो आपका नेट प्रॉफिट अभी आपने निकाला उसके अंदर मैंने कहा क्या नहीं मिलेगा, एक तो बेनिफिट नहीं मिलेगा 35(2)(a) का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ऐड बैक कर दो। और साथ ही साथ मैंने जो एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया गया है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 115(b)(a) को आपके नहीं मिलता है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन को भी आपको क्या करना होगा, ऐड बैक करना होगा। तो डियर इसको 4,05,000 को ऐड बैक कर दो, 4,05,000 को ऐड बैक कर दो। साथ में नेशनल लेबोरेटरी को हमने जो पेमेंट किया वो यहाँ 35(2)(a) का बेनिफिट आपको नहीं मिलता, ऐड बैक कर दो। तो ये आपके आ जाएगा 34,69,250, 34,69,250। आई थिंक आपका आंसर फटाफट आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया कि देखो फटाफट इस तरह से आपके केस स्टडी सॉल्व हो जाती है और इसमें टाइम भी नहीं लगता, और एग्जाम में मैंने कहा स्कोर काफ़ी अच्छा करती हैं, क्योंकि इस केस के अंदर आपके यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि इनके आंसर तो केस स्टडी खुद में दिए रहते हैं। तो आपको केस स्टडी बहुत ढंग से पढ़नी है, और उसके बाद आपको उसका जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में नीचे रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो वो 4 या 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप उनको ढंग से पढ़ लो और फिर केस स्टडी को पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि वो कौन कौन सी चीज आपके इस केस स्टडी में आपसे वो रिक्वायर्ड कर रहा है, क्या वो रिक्वायर्ड कर रहा है, वो चीज इस केस में बताता है। तो 18th केस स्टडी अपनी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं 19 पे, 19 केस स्टडी पे आते हैं। हाँ जी 19 स्टार्ट करते हैं। मलिका परचेज ए लैंड इन पुणे, कहां से परचेज करिए, लैंड इन पुणे एट कॉस्ट ऑफ 50 lakhs इन दिसंबर 2008 में। कब परचेज की थी, दिसंबर 2008 में। एंड हेल्ड द सेम एज पर द कैपिटल असेट्स इन 30th of September 2019। सी स्टार्टेड द रियल एस्टेट बिजनेस, क्या स्टार्ट कर दिया, सी स्टार्टेड हर रियल एस्टेट बिजनेस ऑन 1st of October 2019 and convert said land into stock in trade, stock in trade। भैया ये तो मैटर हो गया सेक्शन 45(2) का, कि आपने अपनी कोई भी कैपिटल असेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया। कैपिटल असेट्स को किसी को भी यदि डियर आपने उसे स्टॉक में कन्वर्ट किया, तो जिस दिन उसे आपने बुक्स में स्टॉक में कन्वर्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए सेल्स कंसीडरेशन कंसीडर की जाएगी। लेकिन कैपिटल गेन उस फाइनेंशियल में होगा जिस साल ये स्टॉक आपके सेल होगा। ये कैपिटल गेन उस फाइनेंशियल में होगा डियर जिस साल आपके स्टॉक सेल होगा। ये मैंने आपको सेक्शन 45(2) में काफी डिटेल से करा रखा है। अब ये करा है ऑफ हर बिजनेस ऑन द सेट डेट व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज द 300 lakhs। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू आ गई, फेयर मार्केट वैल्यू, और ये क्या बन जाएगी, सेल्स आपके दिखाई देगी। तो आपका सेल्स कंसीडरेशन क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि आप अपने आप से तो पैसा लोगे नहीं, तो जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है वो यहां पर आपका सेल्स कंसीडरेशन दिखाई देगा। सी कंस्ट्रक्ट 20 अपार्टमेंट इक्वल साइज, और उसने 20 अपार्टमेंट या फ्लैट बना दिए इक्वल साइज के। क्वालिटी एंड डिमेंशन एंड द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 2020। कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, आपके इस कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच अपार्टमेंट इज द 15 लाख, और हर एक की कॉस्ट कितनी आ रही है सर, 15 लाख, यानी हर एक आपके अपार्टमेंट बना उसकी फ्लैट की कॉस्ट आ रही है 15 लाख। सी सोल्ड 14th अपार्टमेंट एट 40 lakhs पर अपार्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी 2021 टू Feb 2021। द रिमेनिंग 6 अपार्टमेंट वर हेल्ड एज स्टॉक ऑन 31st March 2021। बाकी के आपने यहां पर हेल्ड कर लिया एज स्टॉक। भाई आपके टोटल फ्लैट तो बने 20 में से आपके मैंने बताया केवल 14th ही सेल हुए, बाकी क्या आपके एज स्टॉक बच गए। तो स्टॉक बच गए तो कैपिटल गेन भी उसका उस फाइनेंशियल में होगा जिस साल स्टॉक बिकेगा। तो 14th अपार्टमेंट का ही कैपिटल गेन अपन को इस फाइनेंशियल में कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जो स्टॉक जो सेल हुआ बिजनेस में उसी पे कैपिटल गेन आपको कंसीडर करना है। जो आपके स्टॉक नेक्स्ट ईयर में बिकेगा तो उसे अगले साल आपको कंसीडर करना होगा। साथ साथ मैंने कहा कि यदि कोई अनसोल्ड फ्लैट है
तो ऐसे केस में यहां पर आपके अप टू टू फाइनेंशियल ईयर तक आप उसको सेल्फ ऑक्युपाइड कंसीडर कर सकते हो, तो वो आपके डिम्ड लेट आउट में नहीं जाएगा। तो अभी अपने यहां पर पहला साल ही दिखाई दे रहा है, तो आपको डिम लेट आउट का प्रोविजन नहीं लगाना है, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं ना कि सर डिम लेट आउट भी हो जाता है, हाउस प्रॉपर्टी में पड़ रखा है, वो यहां नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके कब अप्लाई होता है, पहले 2 साल तो सेल्फ ऑक्युपाइड की ही बात होती है, उसके बाद वो डिम लेट आउट के अंदर कंसिडर होता है। ऑल द 6 अपार्टमेंट वर सोल्ड इन अप्रैल 2021 at 40 lakhs per apartment. She also holds the penthouse in Nagpur, construction of which was completed in March 2020 as stock in trade. She let out the penthouse to Mr. Harish A, salaried individual for rupees 60,000 per month. अब यानी ये 60,000 पर मंथ में आपने लेट आउट किया, तो 60,000 पर मंथ तो आपके क्या हो जाएगा, 7,20,000 GAV बन जाएगा। 60,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय अपन बात करें 12 मंथ्स का, तो 720 मेरी क्या बन जाएगी, GAV। और साथ ही साथ आपके यहाँ पर 60,000 यानी 50,000 और मोर है, तो जो आपका टेनेंट है उसके लिए सेक्शन कौन सा अप्लाई जाएगा, सैलरीड इंडिविजुअल है, तो उसके लिए यहाँ पर 194 IB भी आपको माइंड में जाना चाहिए कि भैया उसका TDS भी डिडक्ट करना है, किसको, टेनेंट को, क्योंकि 50,000 और मोर है, तो यहां पर वो सैलरीड पर्सन है, तो 194 IB इस केस में अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये बता रहा है फर्निश, अब इसमें कह रहा है हु हैज फर्निश स्पेंड टू हर ही हैज पेड म्युनिसिपल टैक्स रुपीज 7,200 ईच फॉर द ईयर 2021 एंड 21-22 द March 21 March 22 respectively. The said penthouse was thereafter sold in April 2022 for rupees 70 lakh, और वो अगले फाइनेंशियल ईयर में बेचा है, इस साल नहीं बेचा है वो सर, अगले फाइनेंशियल ईयर में उसने इसको सोल्ड आउट किया है, अगले फाइनेंशियल ईयर में उसको उसने सोल्ड आउट किया है। तो आपने इस साल नहीं बेचा है, अगले फाइनेंशियल ईयर बेचा है, तो हमें इस साल की कैलकुलेशन में नहीं आना है। तो अब अपन आते हैं आगे। सी इन्वेस्ट 20 lakh in bond issued by the National Highway Authority of India NHAI, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, 54 EC, और इसकी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 50 लाख, तो 20 लाख की बता रहा है, कोई इशू नहीं है। और मार्च 2021 एंड 20 लाख इन बॉन्ड ऑफ द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑन 3rd of June 2021। तो 6 मंथ के अंदर इन्वेस्ट होना चाहिए, तो ये भी एलिजिबल है, RECL, ये भी 54 EC के लिए एलिजिबल है। लेकिन मैंने कहा इसका टोटल सेक्शन 54 EC 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, तो अंडर द लिमिट है, तो कोई इशू नहीं है। 10 lakh in the bond of the Rural Electrification Corporation Limited on 30 of September 2021 and 10 lakh in the bond of the National Highway Authority of India on 31st of December 2021. Malaika is subject to tax audit for the assessment year 2021. Cost inflation index आपके बता रखा है 2008-9 137, 18-19 280, 19-20 389 और 2021 301। अब इसमें से आपको चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करते आपको बताना है कितना कैपिटल गेन होगा, कितना बिजनेस इनकम होगा, वो सारा का सारा आपको कैलकुलेट करने के लिए बता रहा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपने। तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये तो वही आ गया, पहला आ रहा है व्हाट इज द, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं, देखो थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूं, प्रॉपर दिखेगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हेड ऑफ द मलाइका फॉर द 21-22, यानी आपके असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो इसमें 2021 की बात कर रहा है। तो किस तरह से कैलकुलेट करूं, प्रीवियस ईयर 2021 की बात कर रहा है, तो यहां पर 2021 में आपके 20 फ्लैट में से 14 फ्लैट ही आपके बिके हैं, 14 फ्लैट यानी अपार्टमेंट आपके बिके हैं, बाकी के 6 तो अनसोल्ड थे। लेकिन कैपिटल गेन मेरे को कैलकुलेट करना होगा, जैसे मैंने कन्वर्ट किया तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है, 300 लाख। और इसको मैंने परचेज कब किया था सर, इसको परचेज किया था यहां पर, जिस फाइनेंशियल में परचेज किया उससे डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 137, जो कि आपके बता रहा है परचेज का।
और इंडेक्स उस फाइनेंशियल का यूज करते हैं, इंडेक्स उस फाइनेंशियल का यूज करते हैं जब हमारे ये एसेट्स कन्वर्ट हुई थी इनटू स्टॉक, कन्वर्ट हुई थी इनटू स्टॉक। तो ये आप कर लो, तो ये आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर आ गया। लेकिन मैंने टैक्सेबिलिटी उस साल होगी जब स्टॉक बिकेगा, स्टॉक बिकेगा। तो स्टॉक बिका है मेरा 14 फ्लैट ही, स्टॉक मेरे यहां पर सेल हुआ है सर 14 फ्लैट ही। इस केस के अंदर मेरे यहाँ पर सेल दिखाई दे रहा है, तो पूरे नहीं बिके, केवल 14 फ्लैट ही यहाँ पर आपके बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर 14 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 194.53 आपके इसमें आ रहा है। तो ये मैं प्रोपोर्शनेट कर लूँ 136.171 और इसमें से 40 lakhs इसमें मेरे को क्या करना है, यहाँ पर 54 EC में इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, 54 EC में इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया 96.171 लाख, 96.171 लाख इस केस में आ गया। कैसे आया आपको देखो, ये इंडेक्सेशन की मैं बात करूं 137.89 में परचेज किया और इसे कन्वर्ट किया था मैंने 1920 में, कन्वर्ट किया था 1920 में आपके बता रहा है। तो परचेज तो 2008 में और कन्वर्ट कर लिया था देखो 1 अक्टूबर में। तो 1920 का मैंने इंडेक्स फॉलो किया है 289। ओके सर, बिल्कुल। तो अब इस केस में आपके बता रहा है, तो ये हमारे इस केस में कंसीडर हो रहा है। अब फ्लैट अपन बात करते हैं यहां पर, जब ये फ्लैट आपके 2021 में बिके तो उस साल की बिजनेस इनकम कितनी होगी, तो इसने कहा हर एक फ्लैट को प्रॉपर डीलर 40 लाख में बेच रहा है। कितने बेच रहा है, 40 लाख में बेच रहा है। तो 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 14 फ्लैट, 40 लाख मल्टीप्लाई बाई 14 फ्लैट, तो ये आ जाएगा सेल्स मेरा यहाँ पर 560 लाख। और जो इसके लिए सेल्स है वो इसके लिए परचेज मानिए, जो इसके लिए सेल्स है वो परचेज मानिए। तो 300 लाख में 20 फ्लैट है, 300 लाख में 20 फ्लैट है। मैंने इस साल बेचे हैं 14 फ्लैट, तो मैं इसे प्रोपोर्शनेट कर लूँ तो आ जाएगा 210 लाख। और हर एक फ्लैट को डेवलप करने की, इंप्रूवमेंट करने की, डेवलप करने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है 15 लाख ईच फ्लैट, 15 लाख ईच फ्लैट। तो 14 फ्लैट की कॉस्ट आ जाएगी 210 लाख। तो डियर ये कॉस्ट मैं इसमें से लेस कर दूं तो मेरी बिजनेस इनकम आ जाएगी 140 लाख। ये हमारे इस केस में बताता है। तो 96 अराउंड, ये राउंडिंग ऑफ का है, ये मेरी आ जाएगी क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आगे इसने पूछा है सर कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स in the hand of the Malika for the assessment year, profit and gain of the business and profession for the assessment year 2021। तो ये अभी अपन ने कैलकुलेट किया 2021 में मेरा बिजनेस पीजीबीपी कितनी इनकम होगी 140 लाख। ये कैलकुलेट अपन ने वर्किंग नोट से ले लिया, ये वर्किंग नोट से आपने ले लिया है, पीछे वाले वर्किंग नोट्स में आपने ले लिया। तो वहां से मैंने वर्किंग नोट आपके कैलकुलेट करते हुए यहां पर कंसीडर कर लिया। अब आते हैं आगे, What is the amount of income chargeable to tax under the head capital gain or business and profession, यानी profit and gain, business and profession in the hand of Malaika 22-23 अगले साल जो 6 फ्लैट हैं वो बिकेंगे, जो 6 फ्लैट अगले साल बिकेंगे तो 6 फ्लैट का कैपिटल गेन भी नेक्स्ट ईयर होगा और उसको बेचने से जो इनकम आएगी वो बिजनेस इनकम में आपकी कंसिडर करनी होगी 6 फ्लैट की। तो देखो डियर मैं बात करता हूँ कैपिटल गेन तो मैंने वहां से कंसीडर कर लिया, पीजीबीपी में आपके 40 लाख का एक फ्लैट है तो 6 फ्लैट की कॉस्टिंग आ गई 240 लाख। और उस केस में मैंने कहा 300 लाख आपके कॉस्ट थी 20 की, उसमें 6 फ्लैट की कॉस्ट प्रोपोर्शनेट की थी 90 लाख और एक फ्लैट को डेवलप करने के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है 15 लाख ईच, तो 6 फ्लैट की कॉस्टिंग हो जाती है 90 लाख। तो ये आ जाएगा 60 लाख आपके यहाँ पर बिजनेस इनकम पीजीबीपी की आ जाएगी। और कैपिटल ये आपका वर्किंग नोट से आपके यहाँ से मैंने ऑलरेडी डिटरमाइन कर रखा है 6 फ्लैट का 21-22 प्रीवियस ईयर के अंदर 48 लाख समथिंग अमाउंट इस केस में आ जाएगा। तो 40 लाख 35,766 मल्टीप्लाई बाय और पीजीबीपी की इनकम आ गई 60 लाख। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आपके इसने कहा गया कि बिजनेस इनकम हो गई और कैपिटल गेन आपके आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द पेंट हाउस हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड टैक्सेबल, इफ सो अंडर विच हेड, किस हेड में टैक्सेबल होगा,
एंड व्हाट इज द अमाउंट टैक्सेबल फॉर द 2021। तो डियर सीधी सी बात है, जब आपने उससे लेट आउट किया है तो बिजनेस इनकम की जगह वो क्या होगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी। किसमें होगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी। और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने कहा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो जीएबी आ जाती है 7,20,000। और जीएबी में से फ्लैट 30% आपको डिडक्शन देनी होती है। 30% डिडक्शन आ जाएगी 2,16,000, और लेस करने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी सर 5,04,000। 5,04,000 मेरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस केस में आ जाती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस केस में आ जाती है 5,04,000। तो ये हमारे इस केस में बताता है। आगे आते हैं, मिस्टर हरीश लायबल टू डिडक्ट टैक्स सोर्स ऑन रेंट पेड ऑफ मनेकाउ इन द फाइनेंशियल 2021, इफ सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड व्हेन। तो देखो इस केस में मैंने कहा टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए, तो टीडीएस अपन बात करें तो टीडीएस डिडक्ट करना होगा 50,000 और मोर है 194 आईबी में, 194 आईबी में 5%। तो इसने 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पेमेंट किया तो कितना गया 7,20,000। और जब लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी या एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो इस केस में 5% अपन बात करें तो कितना हो जाएगा सर 36,000। तो यस ही इज डिडक्टेड टैक्स 36,000 फ्रॉम द रेंट पेबल टू मार्च 2021। ये इस केस के अंदर आपके बताता है। तो मार्च के अंदर ये आपको टैक्स जमा कराने के लिए बताता है। तो डियर ये हमारे यहां पर किस तरह से आप इसमें डिडक्शन करोगे, तो ये मैंने टीडीएस के चैप्टर 194 आईबी के अंदर ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है, आपको बहुत अच्छी तरह से बता रखा है। तो ये हमारे इस केस के अंदर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए बताता है कि यदि कोई भी रेजिडेंट का पेमेंट कर रहा है और जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट नहीं हो रही, तो ये सैलरीड पर्सन है जो पेमेंट कर रहा है, सैलरीड पर्सन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सेक्शन अप्लाई हो जाएगा 194 IB। तो ये चीज इस केस में बताता है। बाकी की केस स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको केस स्टडी लेके मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।